व्यूवर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत के जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उनमें से पहली जो पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का एक बहुत अहम योगदान है। तो इस पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई है 28 दिसंबर 1885 में हुई है। और इस पार्टी के जो संस्थापक हैं उनका नाम है A.O. ह्यूम और इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टाविन ह्यूम। ये एक रिटायर ICS ऑफिसर थे जो अंग्रेज़ों के ही थे। तो इन्होंने ही इस पार्टी की स्थापना की थी ताकि भारत के लोग अपनी डिमांड्स को किसी नज़रिए से या किसी ग्रुप के ज़रिए अंग्रेज़ों तक पहुंचा सके। इनमें खास करके जो पढ़े लिखे लोग थे, बिजनेसमैन लोग थे, वही इसमें शामिल थे। और इस पार्टी के जो पहले प्रधान थे उनका नाम था वोमेश चंद्र बनर्जी। ये इस पार्टी के पहले प्रधान थे। इनको प्रधान चुना गया ताकि जब भी मीटिंगें होंगी तो इस प्रधान की निगरानी के अधीन ही होगी। और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी का पहले प्रधान था वो हर साल चेंज किया जाता था 1933 तक, 1885 से 1993 1885 से लेके 1933 तक इस पार्टी का जो प्रधान था वो हर साल चेंज किया जाता था। लेकिन 1933 के बाद ये परंपरा है जो वो ख़त्म कर दी गई। और उसके बाद जो भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का प्रधान बनता था वो डिपेंड करता था कि वो कैसा काम करता। अगर पार्टी उसके साथ राज़ी थी तो वो लंबे समय तक प्रधान बना रहता था। तो 1933 तक तो हर साल ही प्रधान है जो वो चेंज हुआ है। अब उसके बाद इस पार्टी की जो स्थापना हुई तो उसका जो स्थान था तो उस स्थान को हम बोलते हैं गोकुलदास तेज प्रताप कॉलेज। और ये कॉलेज था उस समय बॉम्बे के अंदर। ये बेसिकली देखा जाए तो संस्कृत कॉलेज था। यहाँ पे संस्कृत की भाषा के ऊपर खास करके पढ़ाया जाता था। तो ये इस कॉलेज का नाम था। तो ये असल में ये जो मीटिंग होनी थी वो होनी तो आपकी पुणे में थी, लेकिन पुणे के अंदर प्लेग की बीमारी काफ़ी फैली हुई थी। इस कारण इस मीटिंग को पुणे से पोस्टपोन कर दिया गया और उसके बाद इस मीटिंग को उन्होंने रखा बॉम्बे के अंदर। तो उसके बाद ये मीटिंग है जो वो बॉम्बे में करवाई गई। अब उस समय जो भारत के वाइसरॉय थे जो उस समय भारत के, वो थे लॉर्ड डफरिन। ये उस समय हमारे भारत के वाइसरॉय थे जिस समय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई। उसके बाद अगर बात करें कि इस पार्टी में जब शुरू में मीटिंग हुई तो इसके अंदर जो टोटल डेलीगेट्स थे वो थे 72 डेलीगेट्स, का मतलब मेंबर्स, जिन्होंने इसको फाउंड किया। तो ये पार्टी के अंदर स्टार्टिंग के जो मेंबर थे वो आपके थे 72। ये इसके डेलीगेट्स हैं। पहले इस पार्टी का नाम था जो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं रखा गया था, पहले इसका नाम रखा गया था इंडियन नेशनल यूनियन रखा गया था। ये पहले इसका नाम था, लेकिन बाद में इसमें से जो ये शब्द यूनियन है इसको हटा दिया गया और इसका नाम फिर यूनियन की जगह पे क्या रखा गया, कांग्रेस रखा गया। ये नाम चेंज करवाने का काम है जो वो किसकी अप्रोच पे हुआ था, तो वो थे हमारे एक उस समय के बहुत महान विद्वान, एक अच्छे बिजनेसमैन दादा भाई नौरोजी। ये उस समय हमारे जो इंडिया के एक प्रमुख नेताओं में से एक थे, दादा भाई नौरोजी। तो इन्होंने ही इसका नाम कांग्रेस से शिफ्ट करके यूनियन से शिफ्ट करके क्या रखा, कांग्रेस। अब यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि कांग्रेस शब्द का असल में मीनिंग क्या होता है। कांग्रेस शब्द का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल
ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, इसी को हम बोलते हैं कांग्रेस। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, इसका आज़ादी के बाद ये एक राजनीतिक पार्टी बन गई थी। तो हम अब इस पार्टी की चर्चा करेंगे 1947 के बाद इस पार्टी के साथ क्या क्या हुआ है, उसने क्या क्या परफॉर्मेंस की है। तो जैसे कि आपको पता है कि 1947 के अंदर हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई थी, और उसके बाद भारत के अंदर संविधान बनाने का जो सारा काम है वो कांग्रेस पार्टी के ही मेनली मेंबर्स ने किया है। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली संविधान सभा, इसके अंदर हमारे जितने भी मेनली लीडर थे वो सारे ही कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते थे। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास डॉक्टर BR अम्बेडकर, जितने भी ये हमारे मेनली उस समय के लीडर्स थे, तो इन्हीं ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मेट किया। और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो संविधान है उसको तैयार कर लिया गया था। और 1947 में ही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो वो सेलेक्ट कर लिया था, और 1952 तक ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहे। और इस गवर्नमेंट को हम बोलते हैं इंटरटर्म गवर्नमेंट, इंटर्म गवर्नमेंट। ये हमारे भारत की वो सरकार थी जिसको लोगों ने वोट डाल के सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो लोग एक तरह से लोगों को ही रिप्रेजेंट करती थी, उन्होंने ही इसको, इंटरटर्म गवर्नमेंट ने ही जवाहरलाल नेहरू को हमारे देश के पहले जो प्रधानमंत्री है वो चुना। तो 1950 25 जनवरी 1950 को हमारे देश के अंदर इलेक्शन कमिश्नर की सिलेक्शन की गई। अब इलेक्शन कमिश्नर को हम हिंदी में बोलते हैं चुनाव आयोग, चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग की स्थापना की गई 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए भारत के अंदर जो 25 जनवरी 1950 है, इसी को हम 25 जनवरी को भारत के अंदर वोटर डे के रूप में मनाते हैं। तो जैसे ही भारत के अंदर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की गई, तो हमारे पहले भारत के जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम था सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन ने हमारे भारत के अंदर चुनाव आयोग का जो जिम्मेवारी है वो संभाली। तो सुकुमार सेन ने हमारे भारत के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो चुनाव करवाएगा भारत के अंदर, और उन्होंने लगभग 1950 से लेके 1952 तक 2 साल के अंदर अंदर हमारे देश के अंदर लोगों के जो वोटर कार्ड हैं वो बनवाए। जो एरिया है वो डिसाइड किया कि किस एरिया में से कौन से लोग किस व्यक्ति को वोट डालेंगे। तो ये सारा काम करने में उनको लगभग 2 साल का समय लगा। और 1952 में पहली बार भारत के अंदर लोकसभा के और राज्यसभा के जो चुनाव करवाए गए। उसके बाद राज्यों की जो विधानसभा है उनके भी इलेक्शन करवाए गए। तो भारत में पहली बार जो इलेक्शन लोकसभा के हुए हैं वो 1952 में हुए हैं। तो जब 1952 के अंदर भारत में पहली बार इलेक्शन हुए, तो इस इलेक्शन के अंदर जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उसको 364 सीट्स हैं, जो 489 में से ये लोकसभा की प्राप्त हुई। तो ये कांग्रेस पार्टी की पहले इलेक्शन की परफॉर्मेंस है, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा जो सीट्स है वो प्राप्त हुई थी। तो उस समय कांग्रेस पार्टी को इतना बहुमत प्राप्त होने का मेनली कारण ये था कि उस समय ओपोजिशन पार्टी में कोई अच्छे लीडर्स नहीं थे, या उनकी लोगों के अंदर इतनी बढ़िया पहचान नहीं थी। और कांग्रेस पार्टी के पास मेनली देखा जाए तो आज़ादी के जितने भी लीडर्स हैं, जवाहरलाल नेहरू है, VK मेनन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो 1950 में हालांकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी लोगों के बीच में था। देसी रियासतों को इकट्ठा करने का काम सारा उन्होंने किया था। तो पहली परफॉर्मेंस है जो कांग्रेस पार्टी की इलेक्शन के अंदर वो थी 364 आउट ऑफ 489। तो इसके अंदर हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं उनको भारत का प्रधानमंत्री सेलेक्ट किया गया लोगों के द्वारा वोट डालकर। अब उसके बाद दूसरे जो इलेक्शन हुए वो हुए हमारे 1957 में।
तो 1957 में जब इलेक्शन हुए तो इसके अंदर कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस पहले से भी बेहतर हुई और कांग्रेस पार्टी को 371 जो सीट्स है वो लोकसभा के अंदर प्राप्त हुई। तो ये परफॉर्मेंस पहले वाली परफॉर्मर से भी बेहतर थी। इसके अंदर 499 की जगह पे 494 जो सीट्स थी उनके ऊपर इलेक्शन लड़ा गया था। अब जो तीसरी परफॉर्मेंस है वो 1962 की है। चुनाव हुए 1962 में, तो इसके अंदर भी कांग्रेस पार्टी को 361 जो सीट्स है वो हासिल हुई 494 में से। तो ये कांग्रेस पार्टी की तीसरे प्लान की परफॉर्मेंस है, जिसके अंदर दोनों प्लान में दोबारा फिर से जवाहरलाल नेहरू ही भारत के प्रधानमंत्री हैं जो वो सिलेक्ट किए गए। तो कांग्रेस पार्टी को पहले 3 चुनाव में बहुत भारी वोटों से लोगों ने लोकसभा के अंदर सेलेक्ट किया। इसके बाद हमारे भारत के जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनकी डेथ हो गई थी 1964 के अंदर। इनकी डेथ हुई 27 मई 1964, ये उनकी डेथ की डेट है। और 1962 में ही हमारी चाइना से वॉर भी हुई थी। तो 1962 के बाद ये बोला जाता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत बड़ी चेंजेस आनी शुरू हो गई थी। ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत टफ पीरियड माना जाता है, क्योंकि 1962 में चाइना से हमारी वॉर होगी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर जिन्होंने देश को पहले 17 साल तक संभाल के रखा, तो उनकी डेथ हो जाना भी ये कांग्रेस पार्टी के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। और उसी समय भारत के अंदर 1960 के आसपास 1966 तक बहुत बड़े लेवल पर सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, जिसके कारण भारत के अंदर जो अनाज है उसकी प्राप्ति नहीं हुई, हमें अनाज बहुत कम हुआ। और उसके अलावा अमेरिका ने भी हमारे को जो अनाज देने से इनकार कर दिया था। तो इसके बाद कांग्रेस पार्टी को संभालने का काम है वो किया हमारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो 1964 से लेके 1966 तक हमारे देश के जो कांग्रेस पार्टी के लीडर रहे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। इनको भारत का प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी में से चुना गया, के कामराज जी ने इनको सेलेक्ट किया गया। तो इसके बाद 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, इनकी भी डेथ होगी। जब ये 1965 में हमारी जो पाकिस्तान से वॉर हुई थी दिसंबर के महीने में, तो उसका एग्रीमेंट करने के बाद ताशकंद के अंदर वो एग्रीमेंट हुआ था। ताशकंद है जो यूएसएसआर का एक शहर है, तो वहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का पाकिस्तान की आर्मी के जो चीफ़ है जनरल अयूब खान से समझौता हुआ था। तो वो जब रात को वापस आए तो सुबह जैसे ही भारत के अंदर पहुँचे तो वो अपने जो वाहन में गए थे उनमें मृत्यु हो गई थी, और जिसके बारे में अभी तक कोई भी क्लियर नहीं हुआ कि उनकी डेथ के पीछे रीज़न क्या रहा था। तो 1966 में जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर एक हलचल पैदा होगी कि अब इसके बाद पार्टी किस व्यक्ति को देश का नेतृत्व संभालेगी। तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बहुत बड़े लीडर थे जिनका नाम था मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई शुरू से ये चाहते थे कि वो पार्टी के क्या बने, प्रधानमंत्री बने। लेकिन मोरारजी देसाई को जो कांग्रेस पार्टी के प्रधान थे जिनका नाम था के कामराज, तो के कामराज ये नहीं चाहते थे कि मोरारजी देसाई है जो वो पार्टी का प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनको पता था कि ये एक हमारे सीनियर लीडर हैं पार्टी के, और अगर इनको के कामराज ने भारत का प्रधानमंत्री बना दिया तो सीनियर लीडर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और प्रधान हमेशा ये चाहता है कि लीडर ऐसा बने। ये कांग्रेस पार्टी के प्रधान थे के कामराज, जो कि साउथ से थे। तो ये चाहते थे कि कोई ऐसा लीडर बनाया जाए जिसके ऊपर हम क्या कर सके, ईज़िली कंट्रोल कर सके। तो इसीलिए के कामराज जी ने उसी समय इंदिरा गांधी जी को भारत के पीएम के लिए नॉमिनेट किया। तो इंदिरा गांधी जी का नाम के कामराज ने इसलिए लिया क्योंकि उस समय वो पॉलिटिक्स में इतनी एक्टिव नहीं थी, और
इतने सीनियर भी नहीं थे, तो उनको ये था कि इंदिरा गांधी के ऊपर हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो पीएम है अगर उसको सीनियर लीडर को बना दे तो पार्टी के प्रधान के लिए उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम नॉमिनेट किया। लेकिन इस बात से मोरारजी देसाई है जो नाराज़ हो गए कि ये तो अभी कल ही पॉलिटिक्स में आई है, कोई ज़्यादा लंबे समय नहीं हुआ और मैं इतने समय से पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ और एक सीनियर लीडर भी हूँ, तो मेरे को क्यों नहीं बना रहे। तो इंदिरा गांधी को बनाने के पीछे मेनली रीज़न एक तो ये दिया उसने कि ये कांग्रेस पार्टी के प्रधान ये चाहते थे कि पीएम को अपने कंट्रोल में रखा जाए, और दूसरी बात थी कि जो इंदिरा गांधी थी वो नेहरू जी की बेटी थी, तो इस बात का भी उनको इलेक्शन के अंदर जो बेनिफिट हो सकता था। दूसरी बात, इनके नाम के पीछे गांधी लगा हुआ था, तो महात्मा गांधी जी का नाम उस समय काफ़ी चर्चा में था। तो तीसरा बात थी कि ये एक लेडीज़ थी और लेडीज़ की वोट्स हैं जो वो ईज़िली कांग्रेस पार्टी को मिल सकती थी। तो इन कारणों से कामराज ने इंदिरा गांधी को नॉमिनेट किया, लेकिन उसी समय इन दोनों का आपस में विवाद हो गया। तो कांग्रेस पार्टी ने ये डिसाइड किया कि इन दोनों में से लीडर अगर बनाना है तो उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी के अंदर वोट्स करवा लेते हैं, और जिसकी तरफ ज़्यादा वोट्स डलेंगी मोरारजी देसाई की तरफ या फिर इंदिरा गांधी की तरफ। तो जब वोटिंग करवाई गई कांग्रेस पार्टी के इंटरनल जो कैंपेन में, तो उसमें ज़्यादा वोट्स किसके फेवर में डली, इंदिरा गांधी के। तो मोरारजी देसाई को भारत का प्रधानमंत्री ना बनाते हुए इंदिरा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया 1966 के अंदर। तो 1966 के अंदर जैसे इंदिरा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया, तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने थे। तो 1967 के अंदर भारत के अंदर फिर से चुनाव हुए, और 1967 के चुनाव को भारत की जो कांग्रेस पार्टी है उसके लिए एक भूकंप का काल कहा जाता है, क्योंकि इस इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी निराशाजनक रही। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट में इंदिरा गांधी सरकार बनाने में कामयाब होगी थी, उनको 283 सीट्स मिली आउट ऑफ 520, 520 में से 283 जो सीट्स हैं वो इंदिरा गांधी की पार्टी को प्राप्त हुई। लेकिन अगर देखा जाए तो ये पहले 3 चुनाव के मुकाबले सबसे निचले स्तर की ये परफॉर्मेंस थी इंदिरा गांधी की पार्टी की। तो और उसके अलावा उसी समय जब राज्यों में चुनाव किए गए करवाए गए तो 8 स्टेट्स के अंदर कांग्रेस पार्टी है जो वो इलेक्शन हार गई। पहली बार हुआ कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी 8 स्टेटों के अंदर बैक टू बैक इलेक्शन हार गई, और ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी उसकी सीट है जो बहुत ज़्यादा कम आई पहली 3 परफॉर्मेंस के मुकाबले। इसीलिए 1967 का जो इलेक्शन है ये कांग्रेस के लिए एक तरह का अर्थक्वेक था, एक भूकंप था, तो जिससे इंदिरा गांधी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगने शुरू हो गए। मोरारजी देसाई ने काफ़ी इस बात का विरोध किया कि मैं आपको बोल रहा था कि इसको लीडरशिप ना दी जाए। अब आप देख सकते हो कि वहाँ पे इसको सिर्फ 283 सीट्स ही मिले हैं, जबकि हम पीछे वो 370 360 के आसपास सीट्स है वो अचीव कर रहे थे। और सबसे बड़ी झटके वाली बात कांग्रेस के लिए ये थी कि 8 स्टेटों में कांग्रेस पार्टी इलेक्शन हार गई। यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन की बात आपके लिए ये भी है कि 1947 से लेके 1967 तक जो ये 20 साल का टाइम पीरियड है, इसमें भारत के अंदर सबसे ख़ास बात क्या थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों के इलेक्शन एक साथ ही होते थे। अब ऐसे नहीं है कि जैसे अब भारत के अंदर जो 2019 के अंदर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और 2022 के अंदर अब पंजाब के, यूपी के, यानी कि सेंटर के स्टेट के इलेक्शन अब अलग अलग हो रहे हैं। लेकिन उस समय 1967 तक भारत के अंदर पहले 20 साल सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन सेम टाइम पे होते थे, अलग अलग टाइम्स पे नहीं होते थे। तो ये परंपरा है जो 1967 के इलेक्शन के बाद 1971 में इंदिरा गांधी ने चेंज कर दी थी। तो उसका आगे हम रीज़न भी पढ़ेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। तो 1967 तक आप याद रखोगे कि भारत के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो चुनाव हैं वो एक ही समय पर करवाए जाते थे। तो यहाँ पे जो इंदिरा गांधी है वो हमारे देश की पीएम बनी। अब उसके बाद इलेक्शन होना था भारत के अंदर 1972 के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन करवाना था 1972 में, लेकिन लोकसभा का इलेक्शन
इंदिरा गांधी ने 1972 की बजाय एक साल पहले ही लोकसभा को भंग कर दिया और इलेक्शन करवाए उसने 1971 में। अब उसने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे कारण क्या था? तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि इंदिरा गांधी को इस बात का तो भरोसा था कि वो सेंटर में तो सरकार बना ही लेंगे, तो इसलिए उन्होंने सेंटर के इलेक्शन पहले करवा लिए ताकि लोकसभा का चुनाव जीत ले। और आपको ये पता है कि लोग वोट कैसे डालते हैं? लोग इस तरीके से वोट डालते हैं कि जिसकी सरकार सेंटर में है तो उसी को वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी बना लेते हैं लोग, क्योंकि उनको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ही स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। अगर सेंटर में गवर्नमेंट अलग हुई और स्टेट में गवर्नमेंट अलग हुई तो उनके राज्य का विकास नहीं होगा। तो इसलिए इंदिरा गांधी ने जानबूझकर एक साल पहले ही भारत के अंदर क्या करवा लिए, इलेक्शन करवा लिए, ताकि सेंटर में सरकार बनेगी तो अगले साल राज्यों में चुनाव करवाएंगे तो राज्य की जो सरकारों के अंदर जो लोग हैं वो कांग्रेस को ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि सेंटर के हिसाब से ही लोग स्टेटों के अंदर क्या डालते हैं, वोट डालते हैं। और रिज़ल्ट भी वही हुआ कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी 1971 के अंदर सेंटर में सरकार बनाई और अगले साल राज्यों में चुनाव करवाए गए तो जिन 8 स्टेटों के अंदर कांग्रेस पार्टी हारी थी, अब उन्हीं 8 स्टेटों के अंदर इंदिरा गांधी है जो वो उन राज्यों में भी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। तो ये इंदिरा गांधी की एक बहुत बड़ी राजनीति के अंदर डिप्लोमेसी थी, कूटनीति थी, तो जिसके कारण उन्होंने सेंटर में भी सरकार बना ली और जिन स्टेटों में उसकी परफॉर्मेंस डाउन गई थी वो 8 स्टेटों के अंदर वो सरकार है जो बनाने में कामयाब होगी। क्योंकि आजकल भी हम इलेक्शन के अंदर एक नारा काफ़ी सुन रहे थे, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। तो ये डबल इंजन का मतलब यही होता है कि जो गवर्नमेंट सेंटर में हो, अगर वही गवर्नमेंट स्टेट में आ जाए तो उससे राज्य का विकास दुगना हो जाता है। जैसे कि आप देखोगे कि जब से सेंटर के अंदर एनडीए की सरकार आई है और उधर से हरियाणा के अंदर भी सरकार बीजेपी एनडीए की है, तो उससे हरियाणा का पिछले 10 साल के अंदर जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से हुआ है। तो ये डबल इंजन की सरकार का लोगों को सीधा सीधा फ़ायदा होता है और यही काम इंदिरा गांधी ने इस स्टेज पे किया था, तो जिससे उसकी सेंटर में भी सरकार बन गई और जो परफॉर्मेंस राज्यों में ख़राब हुई थी 1967 में वो भी दोबारा से इम्प्रूव होगी। और इंदिरा गांधी की जो 1971 की परफॉर्मेंस थी लोकसभा के इलेक्शन के अंदर, तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने 352 सीट्स हासिल की आउट ऑफ 518 में से 352 सीटों पर इंदिरा गांधी ने जो जीत हासिल की और एक बार धूमधाम से फिर भारत के वो प्रधानमंत्री बन गए 1971 में। और यहाँ से एक आपको मैं छोटी सी घटना और बताता हूँ जो बीच में आपकी आएगी 1969 की। 1969 का ईयर है जो, उसमें भी कांग्रेस पार्टी के अंदर एक समस्या पेश हुई थी। तो वो समस्या क्या थी कि इंदिरा गांधी जो ये चाहती थी कि पार्टी के जो मेन लीडर हैं वो उसको काम नहीं करने दे रहे थे। तो जैसे कि आपको पहले बताया था कि जो के कामराज है उसने इंदिरा गांधी को इसलिए बनाया था ताकि पार्टी का जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री के ऊपर कंट्रोल कर सके। तो इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि मेरे को खुल के काम नहीं किया जाने लग देते। जैसे कि पीछे जो भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, तो उनको भी सोनिया गांधी ने काम नहीं करने दिया था। तो इसी बात से इंदिरा गांधी के साथ भी ये प्रॉब्लम फेस हुई। तो उन्होंने इंदिरा गांधी और जो के कामराज थे इनके बीच में इस बात का विवाद होने लग गया कि जो के कामराज हैं पार्टी के जो प्रधान हैं वो इंदिरा गांधी को काम नहीं करने दे रहे। और इनके साथ एक जो व्यक्ति थे मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई तो शुरू से ही भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। ये तो इंदिरा गांधी से पहले ही नाराज थे। तो ये दोनों मिलके इंदिरा गांधी को दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी चाहती थी कि मैं क्या करूं, मैं इनसे थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहती हूं ताकि मैं सही तरीके से काम कर सकूं। तो इंदिरा गांधी ने इनको पीछे हटाने के लिए एक काम किया। उसने 1969 के अंदर भारत के अंदर 14 जो बैंक्स हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइज। राष्ट्रीयकरण का मतलब नेशनलाइज।
नेशनलाइज के अंदर क्या होता है कि जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है सरकार उसको अपने अंडर ले लेती है, मतलब कि वो जो संस्था है वो प्राइवेट से सरकारी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब इसके पीछे कारण क्या था, उसने क्यों किया ऐसा? जो मोरारजी देसाई थे वो एक तरह से पूंजीवादी नेता थे। उनकी सोच क्या थी? कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी। जबकि इंदिरा गांधी थी जो वो एक समाजवादी थी, यानी कि सोशलिस्ट थी। बड़ा सोच समझ के उन्होंने ये डिसीजन लिया। और मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जो मोरारजी देसाई थे वो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर थे। और इनसे बिना पूछे ही इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब जो बैंकों को सरकारी कर दिया तो ये जो पॉलिसी है वो क्या दिख रही है आपको यहाँ से? समाजवादी। जबकि जो मोरारजी देसाई थे वो क्या थे? पूंजीवादी थे। तो मोरारजी देसाई बोले कि आप बिना पूछे, एक देश के फाइनेंस मिनिस्टर को बिना पूछे ही आपने बैंकों का क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो ये तो बात गलत है। तो उन्होंने बोला कि ये देश के समाजवादी हित के लिए है। और मोरारजी देसाई देखा जाए तो पूंजीवादी थे। दोनों के बीच में विचारधारा को लेके विवाद शुरू हो गया। तो जैसे ये विवाद शुरू हुआ था ये विवाद इतना बढ़ गया कि आखिरकार इंदिरा गांधी ने फाइनेंस मिनिस्टर से उनका रिज़ाइन मांग लिया। तो जैसे ही रिज़ाइन मांगा तो जो मोरारजी देसाई और जो के कामराज हैं ये इंदिरा गांधी के बिल्कुल ऑपोजिट हो गए। और यहीं से जो कांग्रेस पार्टी है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगी। एक ग्रुप तो बन गया जो के कामराज और मोरारजी देसाई और निगली अप्पा और अतुल्या घोष के जो मेन सीनियर लीडर थे उन्होंने अपना ग्रुप अलग बना लिया। और इंदिरा गांधी ने अपना ग्रुप है जो वो अलग बना लिया, क्योंकि इंदिरा गांधी शुरू से यही चाहती थी कि पार्टी के जो ये मेन लीडर हैं इनको पार्टी से क्या किया जाए? अलग किया जाए, ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके। तो 1969 के अंदर ही जो कांग्रेस पार्टी है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगी। एक को बोला कांग्रेस ओ और एक को बोला कांग्रेस आर। ये कांग्रेस पार्टी 2 हिस्सों में डिवाइड होगी। तो जो कांग्रेस ओ थी इसको हम बोलते हैं सिंडिकेट ग्रुप। सिंडिकेट ग्रुप कौन सा होता है? इसके अंदर वो व्यक्ति थे जो कांग्रेस पार्टी के मेन लीडर थे, सीनियर लीडर थे, जैसे कि के कामराज हो गया, निगली अप्पा हो गया, और इसके अलावा एक लीडर थे अतुल्या घोष थे और मोरारजी देसाई। तो इन्होंने अपना ग्रुप है जो वो अलग बना लिया। और जो दूसरी तरफ रह गई वो हमारी थी कांग्रेस आर, जिसकी लीडर बनी फिर इंदिरा गांधी। तो कांग्रेस पार्टी 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, एक कांग्रेस ओ और एक कांग्रेस आर। यहाँ पे कांग्रेस ओ का मतलब है कांग्रेस ओल्ड भी कह देते हैं इसको। ओल्ड मतलब जो जिसके अंदर ओल्ड व्यक्ति हैं, मतलब कि बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं। और आर है जो ये इंदिरा गांधी की पार्टी जिसको बोलते हैं कांग्रेस रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि दोबारा संगठित हुई कांग्रेस, और इसको सिंपली बोल देते हैं कांग्रेस ओल्ड भी बोल देते हैं और इसको कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन भी बोल देते हैं। तो यहाँ से जो कांग्रेस ओ है वो इंदिरा गांधी के खिलाफ होगी थी, और ये इंदिरा गांधी के खिलाफ इलेक्शन भी लड़े, निकले भी इंदिरा गांधी की पार्टी में से ही थे, और ये लड़े भी 1971 का इलेक्शन इंदिरा गांधी के खिलाफ ही थे। लेकिन उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी 352 वोट्स उसने हासिल की और उसने अपनी सरकार है जो वो बना ली। और इसी के अंदर इंदिरा गांधी ने 1971 का जो इलेक्शन था इसके अंदर एक बहुत बड़ा स्लोगन दिया जिसको हम बोलते हैं गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का स्लोगन है जो वो इंदिरा गांधी ने दिया, और ये स्लोगन लोगों के अंदर काफ़ी पॉपुलर हुआ। और इस स्लोगन के पॉपुलर होने से ही लोग, गरीब जनता थी वो, उसने इंदिरा गांधी के ऊपर बहुत विश्वास किया कि वो सचमुच एक मसीहा के तौर पे आई है और वो हमारी गरीबी को हटा देगी। जैसे कि अब 2014 के अंदर एक नारा मशहूर हुआ था, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो इससे भी जनता ने बहुत सारी जो वोट्स हैं वो एनडीए की गवर्नमेंट को डाली और उनकी सरकार बनाई। इसी तरीके से इंदिरा गांधी ने जो गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो इससे लोगों ने बहुत बड़े लेवल पर इंदिरा गांधी को वोट्स डाली। तो 1971 के बाद कुछ स्थितियां ऐसी आई जिससे इंदिरा गांधी का जो डिक्लाइन टाइम है वो शुरू हो गया था। तो 1971 के जो इलेक्शन के बाद इंदिरा गांधी अपनी पीएम बन गई थी। तो उसके बाद उन्होंने
1971 के अंदर ही हमारी बांग्लादेश से वॉर हुई, पाकिस्तान से वॉर हुई बांग्लादेश को लेके, और इसके अंदर भी इंदिरा गांधी है जो वो पाकिस्तान को उसने हरा दिया। तो पाकिस्तान को हराने के बाद जो इंदिरा गांधी है वो काफ़ी पॉपुलर हो गई थी, और उसी समय फिर 1971 के अंदर ही इंदिरा गांधी ने एक जो प्रीवी पर्स जो पॉलिसी है उसको बंद कर दिया था। अब ये प्रीवी पर्स पॉलिसी क्या थी, जैसे कि आपको पता है कि भारत के अंदर जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत के अंदर कुछ देसी रियासतें होती थी, राजे महाराजे होते थे, तो इनको भारत के अंदर मिलाने के लिए, देसी रजवाड़े बोलते हैं इनको, देसी रजवाड़ों को भारत के साथ मिलाने के लिए एक प्रीवी पर्स पॉलिसी बनाई गई थी ताकि ये भारत से अलग ना हो। तो प्रीवी पर्स पॉलिसी के तहत इन रजवाड़ों को भारत की सरकार हर साल पैसा देती थी पेंशन की फॉर्म में, इनको टाइटल्स देती थी मान सम्मान के लिए। तो ये जो पैसा गवर्नमेंट की तरफ से देसी रजवाड़ों को हर साल इंडिया की गवर्नमेंट के खाते में से आता था, तो इंदिरा गांधी ने इस पॉलिसी को 1971 में बंद कर दिया। तो जिससे देसी रजवाड़े हैं वो इंदिरा गांधी से नाराज़ हो गए। तो ये वीडियो का अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया कांग्रेस पार्टी का, इसके बाद हम बहुत जल्दी सेकंड पार्ट भी लेके आ रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.